नमस्कार। आज हमारे साथ सौभाग्य से सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, लेखक, व्यंग्यकार और एक बेहतरीन इंसान हैं श्री उर्मिल कुमार थपलियाल। ये नाम बहुत चर्चित नाम है, बहुत परिचित नाम है और बहुत ही गंभीर तरह से अपने कार्य को करके प्रेरणा देने वाली शख्सियतों में से एक है। श्री उर्मिल कुमार थपलियाल का संबंध देहरादून से भी है और मैं लेकिन बात करना चाहूँगा ये नौटंकी की में जो आपने एक नई भाषा का निर्माण किया और मुझे लगता है कि एक तरह से परिवर्तित की इस लोक विधा को पूरा, तो इसकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, थोड़ा बातचीत करते हैं। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देहरादून में हूँ और जैसा कि आपने कहा कि मेरा संबंध देहरादून से ही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ भी मेरी छोटी बड़ी उपलब्धियाँ हैं या जो भी मैंने काम किया है उसमें देहरादून का गहरा संबंध है। देहरादून मेरा मायका है। देहरादून में मेरे को ममता भी मिली, भरोसे भी मिले, विश्वास भी मिला। देहरादून में ही मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई। मेरा किशोर काल देहरादून में बीता और मैं तो ये हूँ कि मैं घाटी के बाहर का वृक्ष हूँ। अब घाटी में नहीं हूँ लेकिन एक तरह से उसको देखता रहा हूँ। तो देहरादून तो मेरी नस नस में है। देहरादून ने ही मुझे रुचि संपन्न बनाया। देहरादून ने ही साहित्य के प्रति मेरी रुचि बढ़ाई। देहरादून तब का देहरादून एक बहुत बड़ा संस्कृति का केंद्र था, तब तो उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था। और मुझे लगता है कि देहरादून का अपना एक माहौल, अपना एक वातावरण जो है वो बहुत ही रचना संपन्न था। बहुत सारे अच्छे हमारे दोनों स्कूल में देश पांडे जी वगैरह बहुत अच्छे थे, अवतार सिंह पंवार थे, बहुत अच्छे लोग थे। तो आज भी देहरादून अपने असर में है, लेकिन जाहिर है कि अन्य शहरों की तरह और पूरे मैं तो कहूँगा पूरे भारत की तरह वो सभ्य हो गया है, लेकिन हाँ उसकी संस्कृति पर थोड़ा सा असर पड़ा है। अब हम इतिहास में हो गए हैं, जबकि मैं चाहता था कि हम लोग स्मृतियों में रहें। इतिहास तो संग्रहालय की चीज़ है, लेकिन स्मृति जीवंत प्रक्रिया है। तो देहरादून जीवंत रहे, देहरादून अभी भी लोगों को प्रेरणा प्रदान करता रहा है, मेरी तो आशा है। और आप जैसे मित्र बहुत दिलासा देते हैं। अब इसको सौभाग्य कहूँ या क्या कहूँ कि देहरादून में अधिक मेरे मित्र लोग नहीं रहे हैं। मैं डीएवी कॉलेज में था, वहाँ का स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो एक तरह से देहरादून ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज देहरादून में मेरे मित्रों की कमी है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे मित्र साहित्यकार बहुत रुचि ले रहे हैं और देहरादून से जब भी मेरी कोई बातचीत हुई तो मुझे अतुल शर्मा ही याद आते हैं। उसके अलावा तो अब मेरे पास कोई इस तरह का मित्र नहीं बचा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो नौटंकी की बात की वो तो बहुत बात की बात है। असल में क्या है कि यहाँ ये जो मेरे अंदर रंगमंच का आया थोड़ा सा, वो मेरी रामलीलाओं से आया। बचपन में देहरादून में ही आड़त बाजार की, गढ़वाल की और हाथी बड़कला की रामलीलाओं में मैं सीता की भूमिका में बहुत ही लोकप्रिय रहा। बल्कि एक प्रकरण जो सीता हरण का था वो मुझे एक साथ तीनों जगह एक ही टाइम करना पड़ता था। यानी 11 बजे अगर आड़त में किया तो उसके बाद तांगे में बैठ के सीधे हाथी बड़कला पहुंच गए, उसके बाद गढ़वाल परिषद। तो ये जो एक बीज आया ये रामलीलाओं से ही आया मेरे, तो ख़ास तौर पर महिलाओं का रोल करने का। तो उससे क्या हुआ कि वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि पात्र का किसी स्त्री रूप में
उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना वो भी मुझे आया। और बाद में जब मैंने थिएटर पढ़ा, सिर्फ किया नहीं, थिएटर पढ़ा भी, सारी इसकी जो शैलियाँ हैं, जो थ्योरीज हैं, वो सब पढ़ी, तब समझ में आया कि हमारी रामलीलाएँ तो मुख्य स्रोत हैं। सारी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रामलीलाओं में निहित है। बल्कि भरत मुनि ने तो आखिरी अध्याय में कहा भी है कि जो मुझसे छूट गया हो नाट्य शास्त्र में वो तुम लोक से ले लो। यानी लोक में ही शास्त्र निहित है। तो उसके बाद जब मैं पढ़ता रहा तो फिर मैंने देखा कि जो एक जिसे कहते हैं ना कि लोगों से मास अपील जिसे कहते हैं, तो मास अपील मैंने देखी कि नौटंकी में बहुत है। जहाँ गांव के एक तरफ नक्कारा बजा, आसपास के सारे गांव चले आएंगे और रात भर होती थी। तो वो रात भर इसलिए होती थी कि आधी रात को वापस लौट के घर कौन जाएगा, तो सुबह तक चलती थी। तो उसकी जो मास अपील थी, एकदम कम्युनिकेट करने की जो एक शक्ति उसके अंदर है, वो और कहीं नहीं दिखाई थी। तो मुझे वो था कि मान जा सुंदरी चूमने दे कदम, वरना है सुंदरी जान दे देंगे हम। मैंने तेरे लिए हर कसम तोड़ दी, भाजपा ज्वाइन की कांग्रेस छोड़ दी। अब ये जो मास अपील है इसमें, जैसे इसकी चौथी लाइन आएगी आदमी वाह वाह करेगा। क्या बात। तो ये जो पकड़ है, मास अपील है हमारे थिएटर में, वो अगर नहीं आई, वो मुझे इसी नौटंकी से मिली कि कम शब्दों में सज्जनों अब जरा शांत हो जाइए, देर से आने वालों को बैठाइए, माता बहनों से मेरी यही अर्ज है, अपने बच्चों को थोड़ा चुप करवाइए। क्या बात है। तो ये जो एक सीधे कम्युनिकेट करने की शक्ति थी अतुल, ये उसी में मिली। या हमारी जो और लोक भाषाएं हैं, जैसे हमारा विदेशिया है या मध्य प्रदेश में माचा है, तो इस तरह की और स्टेट्स में भी तमाशा हुआ, उसमें ये पकड़ है बात अपील की। आपने तो तब मैं उसमें आपने में भी एकदम बात याद आ गई। आपने दुष्यंत कुमार का बहुत सा शेर हरिश्चंद्र की लड़ाई में हाँ वो भी इस्तेमाल किया था। क्योंकि मैंने इस तरह धूमिल को बहुत यूज़ किया, धूमिल को यूज़, और नरेश सक्सेना को बहुत यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने भी जब थोड़ी बहुत आपत्ति जताई तो मैंने कहा एक तो देखिए आपत्ति की बात नहीं है, जो आपने लिखा है वो सिर्फ किताबों में छपा है, मैं उसे सार्थक कर रहा हूँ लोगों के बीच। बिल्कुल कि वो आपने लिखा किसके लिए है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो किताबों में छप के रह गया। तो फिर मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वह ऐसा तो है नहीं कि मैं आपका उल्लेख नहीं करता, नहीं तो कि आपका उल्लेख तो होता ही है कि ये दुष्यंत कुमार की फलां की। तो इस तरह से जो भी चीज़ मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दमदार होकर निकलेगी, मैं उसका यूज़ करता हूँ। बिल्कुल। अब इसको चाहे नहीं वो तो कुछ भी समझा वो तो अच्छा ही रहा है। तो इस तरह करते करते फिर मैं नौटंकी में आया, और फिर स्वतंत्र भारत में सन 70 से शुरू की नौटंकी शुरू करी। उसके बाद तो हिंदुस्तान में लखनऊ वाले में बहुत आती रही, और व्यंग शनिवार को आता रहा। तो इस तरह बस लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और वो उसका जो एक ड्यूरेशन थी, हाँ ड्यूरेशन कम कर दी। बहुत एक जो मैंने सुनाई ये कितनी ये 20-25 सेकंड की बस, हाँ, ताकि वो टाइम दे आपका कम 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हो गया। हाँ वो कहाँ 1, 1.5, 2 रात भर चलने वाली नौटंकी, कहाँ 30 सेकंड की नौटंकी। तो उसको नागरी नौटंकी के रूप में, नागरी नौटंकी जो अर्बन नौटंकी, क्योंकि नौटंकी को तो ये कह दिया गया कि वो ग्रामीण है और देहाती है, और भी थी क्योंकि मनोरंजन का एक ही साधन था, तब फिल्में तो थी नहीं तो उस ज़माने में। तो इस तरह मैं नौटंकी की तरफ जुड़ा, और अच्छे रहे, बहुत अच्छे अनुभव रहे। बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे समय में कह देना,
ये एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत कौशल था। ये सूरज की पहली किरण से सूरज की आखिरी हाँ, किरण वो भी तक जो मैंने है ना, जो नाटक किया। आपने किया था। और संगीत नाटक एकेडमी शायद ने हाँ हाँ, नहीं वो तो उसके राइटर थे, सुरेंद्र उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। तो उस अवार्ड फंक्शन में फिर मैंने वो नाटक किया, जी, तो वो बड़ा मशहूर हुआ है, बहुत मशहूर हुआ। उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ प्रयोग किए थे। तो इस तरह रंग और व्यंग अतुल बाबू तो चलते रहे और अभी तक चल ही रहे हैं, चल ही रहा है। लगातार। आप तो लगातार निरंतरता के प्रतीक हैं हमारे लिए, इस पीढ़ी के लिए, पूरी पीढ़ी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हाँ, और दैनिक हिंदुस्तान में जो हम लगातार आपके व्यंग पढ़ रहे हैं वो तो इंतज़ार करते हैं। और वो तो है ही है कि भाई जितना समसामयिक रहे उतना अच्छा है। नहीं तो अखबार में पढ़ा, सुबह अखबार पढ़ा, शाम तक वो बासी हो गया, बेकार हो गया। लेकिन कोई एक ऐसा कॉलम रहे कि जो समकालीन विषय को लेके और थोड़ा सा उसमें जान रहे, थोड़ा अच्छा अनुभव रहे, चल रहा है किसी तरह। ये वारे बचपन हमने जो संपादित की, उसमें हमने थोड़ा सा टटोला आपको, आपने इतना बढ़िया बचपन के संस्मरण भेजे। अरे आपने लिखवा लिए वो, नहीं तो दूसरों के बचपन में कौन इंटरेस्ट लेता है यार। ये तो होता ही है। लेकिन वो बहुत मैंने पढ़ी वो किताब, वो बहुत अच्छा था। हमने देहरादून को डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। हाँ, वो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात। लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया कि नहीं, उसको आगे आप कंटिन्यू रखिए, जो भी शेप देना चाहें जी हाँ, उसको कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा है। तो ये जो लॉकडाउन हुआ पिछले दिनों, तो उसमें दरअसल ऐसा हुआ कि डिजिटल फॉर्म में कई प्रयोग होने शुरू हुए, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल से साहित्य और सांस्कृतिक कर्म ही मुखर रहे उसको सामान्य मानसिकता बनाए रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बिना दर्शक के तो ये कैसे चल रहा है। नहीं, देखिए आपने क्या क्या दो प्रयोग बातें हैं। इस लॉकडाउन ने साहित्य को और दूसरी चीज़ों को तो उतना प्रभावित नहीं किया, क्योंकि कोरोना काल में भी साहित्य रचा जाता रहा। भले ही वो कम्युनिकेशन कम हो गया, पत्रिकाएँ बंद हो गई, सब हो नहीं रहा, लेकिन कोई भी काल हो अतुल, रचनात्मकता कभी नहीं मरती। वो लेकिन रंगमंच के साथ क्या था कि जब वो डिजिटल हुआ तो वो मर गया, क्योंकि रंगमंच तो जीवन है, व्यक्ति मरता है, जीवन कभी नहीं मरता। इसलिए नाटक मरता है, रंगमंच कभी नहीं मरता, क्योंकि दोनों रंगमंच और जीवन ये एक दूसरे के प्रतीक हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक रंगमंच रहेगा ही, क्योंकि वो भी जीवंत है और जीवन भी जीवंत है। तो ये जीवंतता का जो रिश्ता है, ये चूँकि दूसरी कलाओं में नहीं है, वहाँ तो डिजिटल हुआ तो उसमें जीवन तो समाप्त हो गया, और जो रचना जीवंत नहीं है उसको तो मर जाना ही चाहिए, उसको तो कोई आवश्यकता नहीं जीने की। तो यही था। तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन ने कोई क्या, हाँ, लेकिन हुआ क्या कि उसने उससे बाहर निकले की, उससे लड़ने की शक्ति तो दी, ऐसा तो नहीं है। और आज भी आप कर रहे हैं कि आप उससे जीत भले ही गए हों, लेकिन वो डर और वो भयावह स्थितियाँ बनी हुई हैं दिमाग में, वो अभी भी बनी हुई कि काश कहीं आ ना जाए, कहीं आए ना जाए। तो वो एक संशय की स्थिति तो रही, लेकिन संयम ने उसे बचाया, शायद बहुत बचाया। और ये मानव ही कर सकता है, इंसान ही कर सकता है, क्योंकि इंसान के ही अंदर रचना है, इंसान के ही अंदर इरादे हैं, और इंसान के अंदर ही हिम्मत और साहस है। ये मेरा मानना है। कविता भी आपने खूब की है। हाँ, मुझे तो आपकी कई कविताएं याद आ रही हैं इस समय। क्या हम एक बार कोई युद्ध को नहीं गोली नहीं मारते, ऐसा कुछ है। और एक आपने होली पर बहुत अच्छा एक कविता लिखी थी, बड़ी तरंग में। हाँ, कोई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कविता को लेकर, आज की कविता को लेकर अगर आप कुछ
टिप्पणी कर सके? नहीं हुआ क्या कि जो समकालीन कविता है इसमें सिर्फ एक दोष तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक व्यवस्था है कि इसमें लय नहीं है, इसमें विचार है लेकिन लय नहीं है। अब जिस विचार में लय नहीं हो तो वो विचार तो रहता है। अब विचार के लिए तो नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने कहा कि वो विचार को कोट की तरह खूंटी पर टांग कर चला गया। तो अब ये खूंटी पे टका हुआ विचार है, ये लय नहीं है, लेकिन विचार भी अपने आप में बहुत बहुत ज़रूरी है। अब भले ही आप उसे कोट न कहें, तो कविता में भी ये हुआ है कि कविता समकालीन तो हुई है, लेकिन कविता में वो जो संवेदना है, वो जो एक आत्मीयता है, वो तो कविता अब वक्तव्य हो गई है, कविता एक स्टेटमेंट हो गई है, टिप्पणी जिसे आप कहें तो वो। लेकिन कभी कभी उस टिप्पणी में भी जो चित्र बनते हैं, जो बिंब बनते हैं, तो जब तक समकालीन कविता में प्रतीक और बिंब बने रहेंगे तो उसकी जीवंतता बनी रहेगी। और अगर वो केवल मात्र शब्दकोश बन जाएगी तो वो फिर उसके अंदर वो जीवंतता नहीं रहेगी। वह बचपन से ही बहुत छोटी थी, बहुत ही विलक्षण थी। शुरू में उसने कुछ कविताएं जनी और फिर समाज के डर से वहीं कहीं गाड़ दी। उसके बाद उसने एक दुकानदार से ब्याह रचा लिया, आजकल वो बांझ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये नई कविता में लेकिन एक बनता है, इसका एक चित्र बनता है, एक पूरा। अब इसका जो बिंब बनता है वो है आजकल वो बांझ है, यानी वो कुछ रच नहीं रही। तो अब इस तरह से उसमें एक विचार आ गया। तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत अच्छे कवि, जैसे धूमिल एक ज़माने में बहुत अच्छे, बहुत क्रांतिकारी थे। आज क्रांति का कोई असर नहीं रहा। आज क्रांति एक फैशन, अब तो वो भी नहीं रही, आउटडेटेड हो गई है। आज़ादी और क्रांति और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें छूने वाली हैं, इमोशंस जब तक रहेंगे, संवेदना जब तक रहेगी हमारी कला में, आर्ट में, कविता में, तब तक तो वो हमारे लिए हैं, अन्यथा हमारे लिए वो आउटडेटेड है। एक बार बार सवाल आता है कि श्री भवानी दत्त थपलियाल जी, जब ये नाम आता है तो दो नाटक तो एकदम दिमाग में आते हैं। जैसे देहरादून में आपने एक वर्कशॉप करके एक बहुत अच्छा यहाँ पर गढ़वाली में ही प्रहलाद नाटक किया था, शायद वातायन ने उससे कराया था शायद। हाँ, तो और जय विजय वो था, शशांक और मर गया वो अवधेश जी हाँ। तो उस समय की कुछ आप कोई स्मृति? नहीं, अच्छी बात तो ये है कि मैं इसलिए इन दोनों नाटकों के प्रति इतना आत्मीय या बड़बोलापन जो भी रहा हो, मैं गढ़वाल के आदि नाटककार को प्रकाश में लाना चाहता था। तो ये अलग है। और अच्छी बात क्या है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में डॉक्टर पुरोहित हैं और उन्होंने वहाँ वर्कशॉप मेरे को कराई थी। वहाँ मैंने ब्रेख्त का काम किया, ब्रेख्त पे हमारे समय में तुम, जर्मन के जो थे ब्रेख्त, उनका वहाँ नाटक भी किया, वर्कशॉप करके, यहाँ भी किया, लखनऊ में भी। तो उन्होंने एक मुझे वो दी है कि शायद अगले जून जुलाई में वो 1 महीने की वर्कशॉप कराएंगे और वहाँ ये दोनों नाटक, प्रहलाद और जय विजय नाटक, ये दोनों कराएंगे। क्योंकि जय विजय नाटक तो केवल देवासुर संग्राम का एक कथ्य है, उसमें कोई ऐसा कथानक नहीं है, लेकिन हाँ उसमें एक शैली है, दैत्य संहार बोलते हैं उसको। तो और प्रहलाद नाटक में तो जाहिर है कि ये पूरा प्रतीक है प्रहलाद भारतीय जनता का,
और हिरण्यकश्यप अंग्रेज़ों का। जी जी। तो उसमें तो एक पूरी बहुत गति है, जबरदस्त एक कथ्य है, कम्युनिकेशन है। उसमें गीत बहुत अच्छे हैं। हाँ, और गीत हैं तो वो करने में भी अच्छा लगता है। करने में भी अच्छा लगा। हाँ। और बिल्कुल आधुनिक रंगमंच की शैली हाँ, में वो यहाँ पूरा जो करके बनाया था, और वो अब उसमें तक याद किया जाता है। कई जैसे मैंने पहाड़ बनवाया तो वो बिल्कुल आधुनिक रंगमंच बिल्कुल, का। उसमें- और जैसे हिरण्यकश्यप का वध किया तो एक व्यक्ति एक पात्र नहीं करा, जितने पात्र मंच में मौजूद हैं वो सब पेट फाड़ रहे हैं उसमें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल ताकि उसमें वो दृश्य बिल्कुल याद है हाँ, मुझे। एक और याद है जिसमें लपटें, आग की लपटें, हाँ, जैसे आग की चल रहे लपटें हैं, होती हैं। वो हाँ, उसमें मैंने जागर का जागर। उपयोग किया है जी। आग लगी की। तो ये कुछ ना कुछ चलता रहा अतुल बाबू, बस आप लोगों की बस दया ये, से। आपसे तो कितनी बात कर लें, मतलब ये तो अथाह है। अरे, और कुछ मोती चुन लें पर्वतजन और आईटीएम के माध्यम से हम लोग, जी जी और उत्तरजन और आईटीएम के माध्यम से हाँ। हम लोग जो बात कर रहे हैं जितनी, मैं बस आखिरी में छोटी सी बात करूं, मतलब आखिरी तो क्या, हाँ 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 हाँ, अरे बात आखिर तो कभी नहीं चलती होगा। रहेगी। हाँ, आकाशवाणी से आप जुड़ रहे हैं हाँ, और ध्वनि चित्रों से जुड़े रहे हैं हाँ। एक तरह से, उसके कुछ आप अनुभव शेयर करेंगे तो। नहीं देखिए, आकाशवाणी तो मेरे लिए एक तरह से नौकरी है, मतलब व्यवसाय रहा। तो आकाशवाणी को चूँकि एक व्यवसाय के तौर पर तो जाहिर है कहीं ना कहीं आप नौकरी करते ही हैं, लेकिन उस ज़माने में आकाशवाणी कलाओं का केंद्र था। तब ये टीवी वगैरह तो आया नहीं था, ये चैनल वैनल इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो आकाशवाणी में संगीत के, साहित्य के, कला के पुरोधा आया करते थे। और ख़ास तौर पर लखनऊ आकाशवाणी तो दिल्ली के बाद बड़ा माना जाता था, क्योंकि लखनऊ अपने आप में संस्कृति का, संगीत का, साहित्य का एक केंद्र रहा है, नवाबी शासन से लेके। लेकिन वहाँ अमृतलाल नागर रहे हैं, वहाँ ये जो थे अमृतलाल नागर और अरे यार ये दो तीनों की जोड़ी थी, नाम याद नहीं आ रहा। यशपाल हैं? यशपाल भी यशपाल वो एक और हैं, भगवती चरण वर्मा। तो ये तीनों की उपस्थिति वहाँ है। फिर कामतानाथ रहे, बहुत सारे लोग रहे, तो जो साहित्य के भी बहुत अच्छे, और संगीत का तो केंद्र ही था। तो इस तरह से वहाँ आकाशवाणी मेरे लिए केवल एक नौकरी का केंद्र नहीं रहा। वहाँ लोगों से मिला, साहिर से मिला, वहाँ बहुत कैफी आज़मी से, यानी उस वक्त वहाँ वही केंद्र हुआ करता था, तो सब लोग वहीं आते थे। बड़ी बातचीत भी हुई, बहुत अच्छा रहा और बड़े अनुभव प्राप्त हुए लोगों से बातचीत करने का। तो कुमार गंधर्व का से मुलाकात भी हुई, गाना उनका गीत भी सुने, बेगम अख्तर तुम ही थी। तो इस तरह से मैं बहुत लकी रहा हूँ अतुल कि मुझे व्यवसाय के तौर पर एक आकाशवाणी भी मिली। और जाहिर है कि वहाँ एक उत्तरायण होता था। उत्तरायण केवल मात्र पहाड़ के लिए हमारे, बिल्कुल पहाड़ के लिए, तो उसका संचालन मैं ही करता था, उसकी न्यूज़ भी। और यहाँ भी जब आकाशवाणी केंद्र नहीं था, और जब हो गया तो फिर यहाँ से भी समाचार आने लगे। तो इस तरह एक बड़ा विशद रहा आकाशवाणी का भी। बिल्कुल। वो और भी कई लोग जी जरधारी रहे वहाँ। हाँ जी, जरधारी रहे, अनुरागी जी रहे। हाँ बहुत, केशव अनुरागी रहे। हाँ, आप उसको देखते थे और उसकी न्यूज़ रेगुलर सुनते थे हम। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड की न्यूज़ उसमें आती थी। आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे अभी अधूरा ही रहा। और कितना सुनते रहें, कितना धारावाहिक सुनते रहें। नहीं तो आते हैं, और मौसम आते रहेंगे, ऐसी क्या बात है। और बहुत ही अच्छा लगा आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।